हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मदद करने के लिए मैं ले आया हूं क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़। और इस सीरीज़ को हम टोटल 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे और ये है इस सीरीज़ की वीडियो का पार्ट नंबर 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा गया है, संविधान से क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें सिंपली इसमें भारत के संविधान की परिभाषा लिखनी है कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, एक लिखित दस्तावेज है। इसमें देश की सरकार, संसद, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ी व्यवस्था का पूरा वर्णन होता है। साथ ही साथ संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी बताए जाते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो बताया गया है इसमें नंबर 1, यह एक गणतंत्र है और इसका ढांचा संघीय है। यानी कि भारत जो है एक गणतंत्र देश है जहाँ पर सरकारें जो हैं लोगों द्वारा चुनी जाती है। नंबर 2, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश को बढ़ावा देता है। संविधान में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाएगा। नंबर 3, इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा, किसी भी धर्म विशेष को महत्वपूर्ण या ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। नंबर 4, इसमें प्रशासनिक संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। जैसा कि हम सभी को मालूम है बेटा कि भारत में संसदीय सरकार व्यवस्था पाई जाती है जिसमें संसद सर्वोच्च होती है। नंबर 5, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन होता है। अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के बीच जो विषय हैं वो पहले ही बांट दिए गए हैं और ये अपने आप में संविधान की एक विशेषता है। नंबर 6, इसमें नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए हैं। नंबर 7, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो संविधान की एक विशेषता शक्तियों का विभाजन। नंबर 8, इसमें सभी भारतीयों को एक नागरिकता दी जाती है। यानी कि वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो केवल एकल नागरिकता के तहत माना जाता है। यानी कि सभी लोग भारत में भारतीय नागरिकता के तहत आते हैं। तो ये सभी विशेषताएं भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। आप सभी इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ऐसा क्वेश्चन अमूमन 5 नंबर का आता है, तो आप इनमें से कोई 5 विशेषताओं को एक्सप्लेन कर देंगे पेपर में तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत और अज्ञानता का आवरण की अवधारणा जो है उस पर चर्चा कीजिए। तो जॉन रॉल्स जो कि एक दार्शनिक रहे, इन्होंने न्याय पर एक पूरा का पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। खासकर इन्होंने अज्ञानता के आवरण की एक अवधारणा दी है। इसमें ये बताना चाहते थे कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज वितरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो निष्पक्ष समाज यानी कि सभी लोगों को बराबर माना जाए और न्यायपूर्ण, किसी के साथ कोई नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, ऐसे समाज की बात करते हैं जिसे उन्होंने न्यायपूर्ण समाज कहा है। और इसके अंतर्गत अज्ञानता के आवरण की अवधारणा दी है जॉन रॉल्स ने। तो जॉन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की जो अवधारणा है उसके मुताबिक ये कहते हैं कि हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हम सभी अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठे हैं। यानी कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहिए अपने आप को। नंबर 2, इस स्थिति में हमें यह पता नहीं है कि हम कौन हैं और हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ क्या है। हमें बिल्कुल अनभिज्ञ रहना चाहिए, बिल्कुल अनजान रहना चाहिए। नंबर 3, इस स्थिति में हमें अधिक निष्पक्ष रूप से विचार कर सकते हैं कि समाज को कैसे काम करना चाहिए। यानी कि हम किसी का फेवर ना लें, उच्च निम्न वर्ग या अमीर या गरीब वर्ग, पढ़ा लिखा या अशिक्षित वर्ग, हम किसी का फेवर ना लें। हम केवल निष्पक्ष रूप से विचार कर सकते हैं कि समाज को कैसे काम करना चाहिए, सभी को बराबर मानते हुए। नंबर 4, इस अवधारणा से हम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को तर्कसंगत ठहरा सकते हैं। कुल मिलाकर जॉन रॉल्स का अज्ञानता की अवधारणा का जो सिद्धांत है, इसमें वो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें सभी लोग बराबर हों, निष्पक्ष हों और तर्कसंगत समाज का निर्माण करते हों। इसके अलावा जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई है, उनको आप ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध को समझाइए। तो प्यारे बच्चों, हमें यह समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य अधूरे हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अधूरे हैं। तो जानते हैं एक बार विस्तार से इसका आंसर। ये बोलता है लोकतांत्रिक समाज में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकारों के जरिए नागरिकों को आज़ादी मिलती है, वहीं कर्तव्यों के जरिए उन्हें अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियां मिलती हैं। अगर यहाँ देखा जाए, दोनों के बीच गहरा संबंध है, अधिकार और कर्तव्यों के बीच। जैसे नंबर 1, अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, आप ये लिखेंगे। नंबर 2, अधिकारों का मतलब है लोगों को कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए। नंबर 3, कर्तव्यों का मतलब है लोगों पर समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। नंबर 4, अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में अभी, कि समाज में अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इसको हम उदाहरण के रूप में लें, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है सीबीएसई का, आप या 11th या 12th के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी लगे हुए हैं तैयारी में, ऐसे बच्चों को शांत माहौल चाहिए, पढ़ाई का माहौल चाहिए। तो आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे घर परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाई का माहौल दें, उनके अधिकार का हनन ना होने दें। पढ़ना उनका अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको माहौल दें। इसीलिए कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर पांचों पॉइंट देखा जाए तो उसमें कहा गया है इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण में कि लोगों के अधिकारों को उसका हनन ना हो, उनसे उनका अधिकार छीना ना जाए, तो ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो वास्तव में एक लोकतांत्रिक समाज में अधिकार और कर्तव्य दोनों ज़रूरी है और दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका सिंपली आंसर है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक गहन अध्ययन होता है। राजनीतिक प्रणालियों और समाजों को आकार देने का ये काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता अगर हम बात करें तो नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्रों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। नंबर 2, यह समाज, शासन और सरकार के संबंधों को समझने की कोशिश करता है। नंबर 3, यह न्याय, समानता, अधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्यों की प्रकृति का पता लगाता है। नंबर 4, यह राजनीतिक विचारधाराओं का परीक्षण करता है। नंबर 5, यह राजनीतिक निर्णय लेने में मूल्यों की प्राथमिकता को समझाने का प्रयास करता है। नंबर 6, यह राजनीतिक प्रणालियों के दार्शनिक आधारों में उसे गहराई से उतारता है। नंबर 7, यह राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करता है। नंबर 8, यह राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों की जांच करता है, उनका विश्लेषण करता है। नंबर 9, यह नैतिक मूल्यों, न्याय और नीति के प्रति समर्पित होता है। तो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में ज़्यादातर आते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको इजीली समझ आ रहे हैं या आपको आसान लग रहे हैं, तो उनको आप कोई 5 बिंदुओं को, किन्हीं 5 पॉइंट्स को आप अपने एग्ज़ाम में लिख दें और थोड़ा थोड़ा उनको समझा दें, आपको पूरे 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि प्रश्न नंबर 5। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। समय के साथ साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, बिल्कुल। अगर देखें इसका आंसर, संविधान लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और उनके जीवन में इसका वास्तविक अर्थ होता है। इसको अगर हम बिंदुवार समझें तो नंबर 1, जैसा कि भारतीय संविधान समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों पर लगभग एक इंसान की तरह प्रतिक्रिया करता रहता है, भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। तो बेटा, जैसे समय परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ बहुत सारे नए नए कानून बन रहे हैं, हमारा संविधान भी समय के अनुरूप उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, संशोधन हुए हैं। संविधान भी एक
निरंतर चलने वाला दस्तावेज है जिसे हम जीवन दस्तावेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 2, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उसके बाद से देश को अपना एक सर्वोच्च कानून मिल गया और देश एक प्रभुसत्ता संपन्न देश बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने फैसले खुद ले सकता था। तो अपने आप में एक ढांचा तैयार हुआ भारत में, कानून का ढांचा, जहां कानून के हिसाब से शासन होने लगा। नंबर 3, संविधान निर्माताओं ने समाज की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार विभिन्न परिवर्तनों को समायोजित करने का सर्वोत्तम प्रयास किया। देखिए, अगर देखा जाए हमारे समाज में अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती है। तो इन सभी के बीच एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था। तो हमारे देश की संविधान सभा ने, जिसने संविधान बना के तैयार किया, उसने ये सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा और उसके बाद देश का एक विशाल का संविधान बनाकर तैयार किया। लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार बनाया गया है। ठीक है। नंबर 4, यह व्याख्याओं और बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता के लिए खुला हुआ है। बदलते समय के साथ साथ संविधान में बदलाव भी होते रहे हैं। इस संविधान को एक प्रभावी संविधान बनाता है। नंबर 5, संविधान में कई बदलाव तो हुए हैं, फिर भी संविधान प्रभावी तरीके से कार्य करता है। संशोधन होने के साथ साथ भी संविधान का जो प्रभाव है वो जस का तस बना हुआ है और संविधान आज भी देश में एक सर्वोच्च कानून है। नंबर 6, यह न केवल लोकतंत्र की रक्षा करता है बल्कि नई प्रथाओं के विकास की भी अनुमति प्रदान करता है। तो संविधान अपने आप में एक विशाल का एक कानून है, एक जीवंत दस्तावेज है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें पूछा गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख आलोचनाएं क्या है। तो पहले हमें जानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है सभी धर्मों का सम्मान करना और किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्वपूर्ण ना मानना। ठीक है। तो भारत का संविधान जो है देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है जिसमें सभी धर्मों को समान माना गया है, किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है और राज्य धर्म के मामले में कोई भी दखल नहीं देता। धर्म को व्यक्तियों का व्यक्तिगत विषय माना जाता है। हालांकि समय समय पर धर्मनिरपेक्षता को लेकर कई विद्वानों ने सवाल भी उठाए हैं जिसे हम इसकी आलोचनाओं में शामिल कर सकते हैं। कई सारे लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को पश्चिम से आयात किया गया है, जो पश्चिमी सभ्यता है उससे इसको लिया गया है। इस पर सवाल उठाया जाता है। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है और धार्मिक पहचान के लिए भी खतरा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ है और लोगों की जो धार्मिक पहचान है उसके लिए भी खतरनाक है। नंबर 3, राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है। ऐसा माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वो अवधारणा है जिसके अंतर्गत में ये सवालिया निशान उठता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके मामलों में दखल दिया जाता है सरकारों द्वारा, जो कि धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करता है। नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता अति उत्पीड़नकारी है और अलग अलग समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। तो अगर देखा जाए तो लोगों ने सवाल उठाए इस पर कि ये जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देती है और लोगों का उत्पीड़न करती है। नंबर 5, अगर देखा जाए धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता का भाव पैदा करती है। नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिमी और ईसाई समाज में हुआ है। जैसे कि आपको बिंदु नंबर 1 में बताया गया है कि पश्चिम से आयातित कुछ लोगों ने कहा कि ये धारणा ली गई है। तो इसी पर अगर देखा जाए तो जब जन्म इसका पश्चिम में हुआ और ईसाई समाज से इसको लिया गया है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। साथ जो है उसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक गतिविधियाँ बढ़ी है, अलग अलग धर्मों के बीच तनाव बढ़ा है, टकराव बढ़ा है, ऐसा भी कुछ लोग इसकी आलोचना के रूप में कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उपयुक्त उदाहरणों के साथ राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच अंतर बताएं। तो बच्चों, हमारे जीवन में अधिकारों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। बिना अधिकारों के व्यक्ति जो है अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। अगर देखा जाए हमारे संविधान में कई तरह के अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। चलिए बात करते हैं राजनीतिक अधिकार। तो इससे हमारा अभिप्राय है जब व्यक्ति राज्य के शासन में हिस्सा ले सकता है
तो वो उसका राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, सभा करने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। कुल मिलाकर देखा जाए, इन अधिकारों के अंतर्गत नागरिक जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम बात करें आर्थिक अधिकार, नाम से स्पष्ट है, आर्थिक यानी कि धन से संबंधित, तो वे अधिकार जिसके तहत नागरिक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। काम करने का अधिकार, तनख्वाह पाने का अधिकार, भोजन, कपड़े, अपना घर बार, चिकित्सा उपचार जैसे अधिकार शामिल हैं। आर्थिक अधिकारों से नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है, तो इसलिए आर्थिक अधिकार भी महत्वपूर्ण अधिकार है। तीसरा है सांस्कृतिक अधिकार, और नाम से स्पष्ट है, संस्कृति या लोगों की संस्कृति। इस अधिकार के तहत नागरिक जो है अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार शामिल है। सांस्कृतिक अधिकारों में सभी संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लिए समानता और सम्मान मिलता है। तो अपने आप में व्यक्तियों को अपने जो परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज है, अपनी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए सांस्कृतिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तीनों अधिकारों को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे और अंत में फिर निष्कर्ष के रूप में 2-3 लाइनें आप लिख देंगे, तो आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में अनुच्छेद 368 की प्रासंगिकता क्या है या महत्व क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, शक्ति देता है। संशोधन यानी कि बदलने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति। तो संविधान के जो अलग अलग प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को मिलता है, और वो मिलता है अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया के लिए हमें नीचे दी गई इन बातों को जानना जरूरी है। जैसे नंबर 1, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो संसद का एक विशेष बहुमत चाहिए, उसके बाद संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पास हो जाता है और संविधान में संशोधन के लिए अनुमति मिल जाती है। नंबर 2, विशेष बहुमत पाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। तो ये जो विशेष बहुमत है, उसका जो आंकड़ा है वो है 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना, जो वोट करते हैं संविधान में संशोधन को लेकर। नंबर 3, इस वोटिंग में, इस मतदान में 50% वोट होने चाहिए। नंबर 4, संशोधन प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो दोनों में किसी भी संसदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसको पास किया जा सकता है। नंबर 5, संशोधन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी होती है। नंबर 6, कुछ मामलों में अगर संशोधन संघीय ढांचे से जुड़ा है तो राज्य विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। तो यहाँ पर अलग अलग पायदान पर सरकारें पाई जाती है। तो अगर कोई संशोधन प्रस्ताव ऐसा लाया जाता है जिसमें देश के संघीय ढांचे की बात की जा रही है या उससे छेड़छाड़ हो रही है, तो यहाँ पर राज्य की विधानसभाओं को भी शामिल करना जरूरी होता है। ये था अनुच्छेद 368 से संबंधित संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायिक सक्रियता क्या है और इसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, न्यायिक सक्रियता से अभिप्राय है संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करना और संविधान के प्रावधानों के तहत नागरिकों का कल्याण हो, उनका हित हो, ये सुनिश्चित करना। तो न्यायपालिका जो है, देश की अदालतें जो है, वो संविधान की व्याख्या करता भी है, संविधान की व्याख्या भी करती है। तो अगर देखा जाए, न्यायिक सक्रियता का मतलब हुआ न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। न्यायिक सक्रियता के जरिए न्यायपालिका संविधान की व्याख्या भी करती है और संविधान के प्रावधानों को लागू भी करती है। अगर देखा जाए तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इससे सरकारें जो हैं वो बेलगाम नहीं होती, उन पर अंकुश लगा रहता है
और उनको संविधान के अनुरूप कार्य करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायपालिकाएं हैं, जो अदालतें हैं, वो संविधान की प्रहरी के रूप में भी कार्य करती हैं, जो कि न्यायिक सक्रियता को सुनिश्चित करता है। तो न्यायिक सक्रियता का महत्व क्या हुआ? नंबर 1, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नंबर 2, संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करना। नंबर 3, भेदभाव और अनुचित व्यवहार को रोकना। नंबर 4, सरकार के कार्यों पर अंकुश लगाना। नंबर 5, सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना। नंबर 6, अदालत प्रणाली को नई चुनौतियों का समाधान करने की अनुमति देना। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ लें, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में समझाइए। तो बेटा, संविधान देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है, और यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है कि भाई सरकारें कैसे काम करें, क्या उनकी भूमिका हो। संविधान की वजह से ही देश में कानून का शासन बना रहता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो इसको विस्तारपूर्वक समझने के लिए जानते हैं इन बिंदुओं को। नंबर 1, संविधान सरकार की संरचना और कार्यों को तय करता है। नंबर 2, संविधान नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और सामान्य न्याय की गारंटी देता है। नंबर 3, संविधान सरकार की शक्तियों में संतुलन स्थापित करता है। नंबर 4, संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। नंबर 5, संविधान नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार देता है। नंबर 6, संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नंबर 7, संविधान शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण का रास्ता तैयार करता है। नंबर 8, संविधान राजनीतिक संकटों और बदलावों की संभावनाओं को कम करता है। नंबर 9, संविधान सरकार के कामकाज को दिशा देता है। नंबर 10, संविधान चुनाव प्रणाली, सरकार के गठन और शक्तियों के बंटवारे जैसे मुद्दों को तय करता है। तो बेटा, ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप इनमें से किन्हीं 5 बिंदुओं को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए लिख देंगे, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अगर कोई किसी को दिक्कत हो किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये था पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ का वीडियो नंबर 1। इसकी पार्ट 2 वीडियो जो है मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप मेहनत करते रहिए, ध्यान से पढ़िए, तैयारी करिए, और हाँ, अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।